नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की यूपीएससी सिविल सर्विसेज फोकस नॉलेज लेक्चर सीरीज में। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन और आपके परिवार भी सुरक्षित हैं। प्यारे दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारा तीसरा लेक्चर आज आ गया है और हमारी इस नॉलेज सीरीज का 8वां लेक्चर। तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वन टेलीस्कोप दैट चेंज्ड एवरीथिंग का दूसरा भाग। आपको याद है ना, हमने इसके पहले भाग में बात की थी हबल स्पेस टेलीस्कोप की। तो आज उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और साथ ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की भी बात करेंगे और ये हमारी सीरीज का 8वां लेक्चर होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे फोकस इस सीरीज में हम आपको फिर से याद दिला दें, साइंस और टेक्नोलॉजी का एग्जाम का सिलेबस आपके सामने है। ये सारे प्रश्न जो है मेंस में आते हैं, लेकिन एक्चुअली साइंस और टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स ऐसा है कि वो प्रीलिम्स में भी आ जाता है। तो आपके लिए इसमें से कोई मुक्ति नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो दादा आएगा ही आएगा। तो तैयारी करो अच्छे से। ये सब मैं अलग अलग पूरा आपके साथ कवर करने वाला हूं इस सीरीज में। जितना आप सपोर्ट करेंगे सीरीज को, उतना हम इसको चलाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे एक्सपीरियंस का लाभ लें, हमारी शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, आपको फिर से याद दिला दूं, 6 जुलाई से हमारा बहुत ही प्यारा कोर्स, प्रीमियम कोर्स है, हमारी पीटी की साइट पर आ जाएगा। 6 जुलाई से साइंस और टेक्नोलॉजी क्रैकर 25 लेक्चर्स का ये कोर्स है। बहुत प्यारा कोर्स है, विच विल हेल्प यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एसएनटी विद कॉन्फिडेंस। आप आज के आज एनरोल करें, हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ही गहराई में पढ़ना है तो एसएनटी क्रैकर कॉम्बो में आ जाइए। एसएनटी क्रैकर के साथ ही इसमें आपको एडिटोरियल एनालिसिस का भी कोर्स मिलेगा, जिसे हम पावर ऑफ 10 कहते हैं। सीए बूस्टर प्रीमियम का भी कोर्स मिलेगा और इंग्लिश क्रैकर के 100 सेशंस का कोर्स भी मिलेगा। तो ये जो तीनों कोर्सेस आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, 100 सेशन का ये कोर्स है, इसमें ऑलरेडी 240+ सेशंस रेडी रहेंगे और उसके आगे के फ्रेश आपको मिलेंगे और इसमें 50 सेशंस रेडी हैं। ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। जरूर एनरोल करें और अपनी नॉलेज यात्रा को आगे सफल बनाएं। आज का एजेंडा आपके सामने है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज HUDF की, उसके बाद मेजियर कैटलॉग एंड गैलेक्सी टाइप्स की, उसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग की प्रक्रिया, साथ ही साथ डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो हबल का भी डैडी बनने वाला है, और उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तैयार हो भैया? तो 30 मिनट में आपके लिए पूरा पैकेट हम बना के ले आते हैं। अच्छे से पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो। अब हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अद्भुत चित्र के साथ, लेकिन इस चित्र को मैं आपको समझाऊं उसके पहले आपको बता दूं, जितना भी मैंने ये एजेंडा में पॉइंट लिखे हैं, ये सब ये हम पिछले 10 सालों के पूरे यूपीएससी के पेपर्स का एनालिसिस करके बनाते हैं। कोशिश ये होती है कि वो सब चीजें कवर कर लें जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये बिल्कुल एग्जाम फोकस सीरीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब हम बात करने जा रहे हैं इस चित्र की, उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं। इफ यू स्टैंड ऑन योर टेरेस every night or any one night and you look at the open wide sky, रात को अपने घर की छत पे खड़े होकर अगर आप इस मुक्त आकाश को देखेंगे तो आपको अलग अलग सितारे दिखते हैं। एक्चुअली आप एक टाइम मशीन में पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, क्योंकि हर सितारे से आई हुई रोशनी अलग अलग समय पर चली होती है। तो कोई सितारा यहाँ से 10 लाइट ईयर दूर है, कोई 100 लाइट ईयर्स दूर है, कोई 1 मिलियन लाइट ईयर दूर होगा, कोई गैलेक्सी होगी, कोई प्लैनेट होगा जो कुछ घंटों की दूरी पर है लाइट के प्रकाश के कंटेक्स्ट में। तो आप जब आकाश को देखते हैं तो वो सारे रोशनी के पुंज जो हैं, दे आर एक्चुअली नॉट साइमल्टेनियस, दे हैव ओरिजिनेटेड एट डिफरेंट टाइम्स इन द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये विचार मात्र काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है दैट यू आर लुकिंग एट डिफरेंट टाइम्स, विच इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। लेकिन मैंने सोचा आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बता दूं। एग्री करते हैं आप मेरे साथ? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब बड़े ध्यान से देखिए, हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज ने हमें कितना पीछे देखने में मदद की। टाइम आफ्टर बिग बैंग। अब बिग बैंग हम बोलते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, यानी 1380 करोड़ साल पहले वो बिग बैंग हुआ जिसमें हमारा वर्तमान यूनिवर्स है। अब तो वैज्ञानिक ये मानने लग गए कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है कि हमारा जो यूनिवर्स है वही एकमात्र यूनिवर्स है। देयर कैन बी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, एक के बाद एक हो सकता है, अरबों ब्रह्मांड बने हो। हमारा वाला जो ब्रह्मांड है ये वो है जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो वो पूरी एक ब्रेन थ्योरी भी है, BRANE, मेम्ब्रेन, कि ये यूनिवर्स एक्चुअली मेम्ब्रेन से बना हुआ है। जब 2 मेम्ब्रेन टकराते हैं तो वहां बिग बैंग होता है और एक यूनिवर्स बनता है, और ऐसे तो हजारों बनते ही चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक थ्योरी है, कभी मौका मिलेगा उस पर बात करेंगे। अब हमारा वाला यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स, तो हमारी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ने हमें कितना पीछे देखने में मदद की, समझ रहे ना?
अगर हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर बनी हुई बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज की, जिसमें बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए हैं या रेडियो टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, जैसे आपके साथ हमने एरिसिबो की बात की थी, तो ये जो पीछे गए प्रकाश की गति से जितना उस वक्त प्रकाश जनरेट हुआ बिग बैंग के समय, तो मैक्सिमम जमीन से हम 1990 में देख पाते थे बिग बैंग के 600 करोड़ साल बाद के ब्रह्मांड को। उसके पहले का हम नहीं देख पाते थे, उतना पीछे जाने की ताकत नहीं थी। फिर आया हबल डीप फील्ड, ये चला गया बहुत पीछे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के महज 150 करोड़ साल बाद का, यानी 13.8 - 150 इतना पीछे चला गया। फिर हबल अल्ट्रा डीप फील्ड 2004 में आया, ये केवल 800 मिलियन ईयर बिग बैंग के बाद, यानी आज से 13.8 से 800 मिलियन माइनस करो, यानी 13 बिलियन ईयर पुरानी रोशनी देख पाता था, 1300 करोड़ साल पुरानी। फिर हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इंफ्रारेड आ गया, ये उसको और आधा कर गया, तो ये बिग बैंग के बाद के केवल 48 करोड़ साल बाद की भी रोशनी देख पाता था। और अब आने वाला है जेम्स वेब, जो प्रैक्टिकली बिग बैंग के सिर्फ 20 करोड़ साल बाद की भी रोशनी देख लेगा। तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि बिग बैंग जब हुआ था उसके बाद कैसे हुआ पूरा का पूरा ब्रह्मांड का सृजन, गैलेक्सीज का सृजन। हमारी अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये सबसे पहले पैदा हुई कुछ गैलेक्सीज में से है, तो ये सब हमें पता चलेगा। उस रोशनी तक जाना भी तो जरूरी है ना। अगर ये फंडा आपको समझ में आया है तो आपको एक्चुअली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का महत्व समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं इस हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज पे। ये इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज। अपने आप में एक रहस्यमय और एक बहुत ही विस्मयकारी चित्र है, जिसमें आपको बहुत सारी ब्रह्मांड की ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं हबल की मदद से। अल्ट्रा डीप फील्ड में रेजोल्यूशन अद्भुत है और बहुत लंबे समय में इकट्ठा हुआ। चलिए HUDF 2014 तो हुआ क्या, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे पृथ्वी पर बैठे हुए, उन्होंने यूवी लाइट कैप्चर की और ये 2014 का मोर कॉम्प्रिहेंसिव हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज कैप्चर किया गया। दिस इमेज कंटेन्स विजिबल, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। तो इसके अंदर विजिबल प्रकाश भी है, इंफ्रारेड प्रकाश भी है और अल्ट्रावायलेट प्रकाश भी है। तीनों को मर्ज करके ये वाला चित्र बना, जो यूनिवर्स का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चित्र देता है। आप देखिए कैसी छितरी पड़ी हैं गैलेक्सीज, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ देम। अल्ट्रावायलेट लाइट कम्स फ्रॉम द हॉटेस्ट, लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट स्टार्स, याद रखिएगा। तो जब आप बात करते हैं अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों की, तो ये सबसे गर्म, सबसे बड़े और सबसे कम उम्र के स्टार्स में से निकलती है। इनको जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को, तो उनको यह पता चलने लगता है विच गैलेक्सीज आर फॉर्मिंग स्टार्स एंड वेयर द स्टार्स आर फॉर्मिंग विद इन दोज गैलेक्सीज। अल्टीमेटली एक सिंपल रूल याद रखिएगा और उसको कमेंट थ्रेड में लिख दीजिएगा। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द प्रेजेंट यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल कोलैप्स। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब गैस के बादल गिरना शुरू होते हैं खुद के ऊपर, तो सारी चीजों का निर्माण होता है, सृजन होता है। ये हमारे ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। इतना लिख दो कमेंट थ्रेड में। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितनों ने अभी तक के पूरे 8 सेशन देख लिए, जरा कंफर्म करो एक बार कमेंट थ्रेड में। और कितने लोगों ने अपने 15-20 दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाया। भाई ये तो आपको हमारे लिए करना ही पड़ेगा ना। और उसके अलावा हर चैनल को अपने दोस्तों तक, हर लेक्चर को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और लाइक जरूर कीजिएगा। इतना सपोर्ट आपसे मिलना बहुत बहुत जरूरी है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट के अध्ययन से स्टार्स फॉर्मेशन पता चलता है इस वक्त कहां हो रहा है। अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट जो है सबसे दूर दराज की गैलेक्सीज फ्रॉम द फारेस्ट गैलेक्सीज इज स्ट्रेच्ड इनटू इंफ्रारेड लाइट एज इट ट्रेवल्स अक्रॉस द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। तो निकलती है तब वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल होती है, लेकिन क्योंकि हमारा यूनिवर्स खुद पूरा स्पेस टाइम का फैब्रिक ही एक्सपैंड हो रहा है, तो वो धीरे धीरे इंफ्रारेड लाइट में तब्दील होती चली जाती है। इसमें नीचे आपको टाइम आफ्टर बिग बैंग के ऊपर रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा होगा, उसका आशय यही है। लेकिन जब आप 5 से 10 अरब वर्ष लाइट ईयर्स पहले चले जाते हैं प्यारे दोस्तों, showing galaxies from the period when most of the stars in the universe were born, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑब्जर्वेशंस अदा की। उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। समझ में आ गया? तो ये वो अद्भुत चित्र हैं जो हबल ने पॉसिबल किए, और पूरी तरह से वैज्ञानिकों का ब्रह्मांड के प्रति दृष्टिकोण पिछले 30 सालों में बदल गया। हबल को अब ऑलमोस्ट 31 साल हो गए हैं। अब जो हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें भी एक बहुत बड़ा जादू है। एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है,
वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में बैठा हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था और कुछ स्टूडेंट्स ने उसका बहुत अच्छा आंसर भी दिया, सैजिटेरियस ए स्टार नाम का ये पीछे अंदर एक बैठा हुआ है। और ऐसा ऑलमोस्ट सभी गैलेक्सीज में सेंटर में एक बहुत बड़ा विशालकाय ब्लैक होल होता है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप इंटरस्टेलर मूवी का पूरा 30 मिनट एनालिसिस साइंस और टेक्नोलॉजी में चाहोगे, तो आप में से कईयों ने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो एक काम करेंगे, आने वाले दिनों में किसी एक साइकिल में, ये 3-3 की जो साइकिल चलती है इकोनॉमी, एसएनटी और एनवायरमेंट की, एक पूरा 30 मिनट में इंटरस्टेलर के एनालिसिस पे बिताऊंगा। जरूर देखते चलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा उस एक लेक्चर से। तो दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा हुआ है। अलग अलग तरह के ब्लैक होल्स होते हैं जिनका पूरा का पूरा साइज अलग अलग होता है। जो स्टेलर मास ब्लैक होल्स होते हैं टिपिकली 10 से 100 गुना होते हैं हमारे सूर्य के आकार के, जबकि जो सुपर मैसिव होते हैं वो हमारे सूर्य से कई करोड़ गुना बड़े हो सकते हैं। सोचिए, सूर्य से कई करोड़ गुना, यानी वो कितनी ग्रेविटी पकड़ के बैठा हुआ है अंदर। सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे मिल्की वे के सेंटर में है, सैजिटेरियस ए स्टार, और वो हमारा जो सूरज है उससे 43 लाख टाइम्स बड़ा है। तो हमारे सूरज से 43 लाख गुना बड़ा एक ब्लैक होल उतनी ग्रेविटी लिए हुए बैठा है हमारे मिल्की वे के सेंटर में। हमें कोई खतरा नहीं है, हम मिल्की वे की बाहरी आर्म पर एक कोने में बैठे हैं और वो हमसे इतना दूर है कि करोड़ों सालों तक कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें यूपीएससी की एग्जाम तो देनी है, अगले 1 साल में तो कुछ भी नहीं होना, ये गारंटी है। 1 करोड़ साल बाद कुछ हो तो हो। This is the only black hole whose mass has been measured directly by observing the full orbit of a circling star. Black holes grow by accreting surrounding matter. तो ब्लैक होल्स का आकार कैसे बढ़ता है? अपने आसपास के मैटर को वो लगातार खाते चले जाते हैं और उसमें से फिर पूरे रेडिएशन के जेट्स निकलते हैं और आप आसपास के इवेंट होराइजन पे से पता कर लेते हैं कि ब्लैक होल का। अब तो उनके चित्र भी ले लिए गए हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। तो ये जो सैजिटेरियस ए स्टार है काफ़ी ब्राइट है और बहुत ही कॉम्पैक्ट रेडियो सोर्स है मिल्की वे के सेंटर में। ये देख रहे हैं आप, तो हमारी मिल्की वे का जो केंद्र बिंदु है उसका एक्सरे इमेज है भैया, वही एक्सरे जो आप लेने जाते हो हॉस्पिटल में। तो ये उसका एक्सरे इमेज लिया गया है जिसमें ये पता चलता है कि इसके सेंटर का ये ब्लैक होल इतना बड़ा है, इतना विशाल है। जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स एक गजब का टॉपिक है पढ़ने के लिए। एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा पूरा ब्रह्मांड लगातार एक्सपांड होते जा रहा है। इससे पहले कि मैं मेजियर कैटलॉग पर आऊं, हबल को जब सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था तो इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए भेजा गया था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है हमारा, ये एक्सपैंड हो भी रहा है कि नहीं, ये स्टैटिक तो नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, इसका एक फाइनल प्रूफ मिल जाए और रेट ऑफ एक्सपेंशन मिल जाए। तो आज आप और हम एक कॉमन नॉलेज के रूप में जानते हैं कि अवर यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। तो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम इटसेल्फ इज एक्सपैंडिंग। सो देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, व्हाट इज आउटसाइड द आउटर लिमिट ऑफ द यूनिवर्स? हमारा जो यूनिवर्स की जो मैक्सिमम लिमिट है उसके बाहर क्या है? इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि उसके आगे क्या है ये हम देख ही नहीं पाएंगे ना कभी भी। खैर, हमारा यूनिवर्स और हमारा पूरा फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम एक्सपैंड हो रहा है, इसी के लिए जांच करने के लिए हबल को ऊपर भेजा गया था। तो हबल्स कोर पर्पस वाज टू डिटरमिन द रेट ऑफ एक्सपेंशन। तो ये जो गति है ना भैया फैलाव की, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है हबल कांस्टेंट। एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो हबल ने क्या ढूंढ के निकाला? हबल ने ये बोला कि भैया द एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग विद 70 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स यू लुक फर्दर आउट इनटू स्पेस। तो जितना जितना 3.26 मिलियन प्रकाश वर्ष आप पीछे 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 देखते हैं तो एक्सपेंशन की गति 70 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ती दिखाई देती है। तो बहुत रैपिड एक्सपेंशन चल रहा है। तो फिर अब जो दूसरे सवाल आते हैं कि क्या कभी ये रुकेगा, इसमें हो क्या रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर फाइनली वैज्ञानिकों का ये कहना है कि एक्सपेंशन रुक नहीं रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी की वजह से ये एक्सपेंशन एक्सेलरेट होता चला जाएगा और एक दिन हमारा वाला यूनिवर्स इतना बड़ा हो जाएगा कि हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे इसमें। हमारी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी सब बहुत 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 दूर हो जाएंगे और प्रैक्टिकली हम और कुछ देख भी नहीं पाएंगे, अंधेरा ही हो जाएगा सब तरफ, और ये डार्क एनर्जी से होगा। हबल डीप फील्ड ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? हबल डीप फील्ड्स का मतलब होता है कि जब हबल को बिल्कुल किसी एक पॉइंट पर फोकस कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं कि रोशनी आने दो आने दो आने दो, उसके सारे प्राइमरी सेकेंडरी मिरर्स को बोलते हैं मैक्सिमम रोशनी इकट्ठी करो, उसको कहते हैं डीप फील्ड। क्योंकि बहुत लंबे समय तक रोशनी आएगी तो एक अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज बनेगी। द डीपर इज द ऑब्जर्वेशन द बेटर इज द इमेज। डीपर का मतलब है लॉन्गर एक्सपोजर टाइम। बात समझ में आ गई? तो भैया ये हमारा पहला पॉइंट था। अब आते हैं दूसरी पर, मेजियर कैटलॉग एंड दी गैलेक्सी टाइप। मजा आ रहा है ना लेक्चर्स में आपको? यस और नो?
तो चार्ल्स मेजियर, इनके ऊपर हमने बात भी की थी। तो अब हम आपको अलग अलग गैलेक्सी टाइप्स की बेसिक जानकारी देने वाले हैं, किस तरह से आकाश गंगाओं के आकार होते हैं, और उसके बाद हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो एक चमत्कारी चीज पता चली वैज्ञानिकों को तो छोड़ो, यूपीएससी के एग्जामिनर को भी वो चमत्कार पता चल गया, इसीलिए तो पूछा था ग्रेविटेशनल लेंस, ग्रेविटेशनल वेव, सब पूछ रहे हैं आजकल, और वो भी प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 18वीं सदी में चार्ल्स मेजियर नाम के एस्ट्रोनॉमर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला था कि ऑल्दो देयर आर एज मेनी एज 100 बिलियन कॉमेट्स इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम, लेकिन 1995 के पहले हम ज़्यादा कॉमेट्स तो देख नहीं पाए थे। वो इसलिए क्योंकि जो कॉमेट्स होते हैं, धूमकेतु, जो पुच्छल तारे हम जिनको कहते हैं, बहुत ही डिम होते हैं, सही तरह के टेलीस्कोप थे नहीं, कभी कभार कोई एक सूर्य के पास से निकलता था तो मालूम चलता था। सन 10,054 AD में एक गेस्ट स्टार जो है चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार दिन के समय में भी पकड़ लिया था, और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल करवा दिया था। The Messier catalog, begun by astronomer Charles Messier in the 18th century and revised ever since, includes fascinating astronomical objects जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से आप सीधे सीधे मेजर कर सकते हैं। उसका पूरा जो वर्गीकरण किया वो चार्ल्स मेजियर ने किया। अलग अलग नेबुलाज हैं, इस तरह की आकाश गंगाएं हैं, और 1773 में M51 नाम का एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लोकेट किया 31 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ में। दिस वाइंडिंग आर्म ऑफ द मेजेस्टिक स्पाइरल गैलेक्सी M51, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेजेस्टिक स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं इसको नाम दिया गया M51, और ये पूरा का पूरा चार्ल्स मेजियर ने ढूंढ के निकाला। इसी का नाम है व्हर्लपूल गैलेक्सी। अब ये जो है M51, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लाखों सितारे बनते चले जा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कंप्रेस होती है और हजारों हजारों सितारों के झुंड बनते हैं। जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स का पूरा साइज और स्केल हम कागज पे प्रेजेंटेशन में डिस्कस तो करते हैं, बट द माइंड कैन नॉट ट्रूली ग्रास्प इट। इस तरह की आप गैलेक्सीज देखिए, कितनी खूबसूरत हैं, ऑलमोस्ट एज इफ सम कॉस्मिक पेंटर इज पेंटिंग दीज इमेजेस। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जॉन एलर्ट बोर्ड ने 1774 में M81 को ढूंढ के निकाला था। इसके पहले हमने ये M51 की बात की थी। तो ये जो M81 ढूंढ के निकाला था, ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज है। सेंटर देख लो ना, दिख ही रहा कितना ब्राइट है, और ये पृथ्वी से 11.6 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। बहुत बहुत ज्यादा दूरी होती है, इंसान कभी भी ट्रैवल करके जा ही नहीं सकता है। आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास, हम इससे मार्स तक जाने में भी पसीने छूट जाएंगे। 7 महीने लगेंगे आदमी को मार्स तक पहुंचने में, और अगर आप बोल रहे हैं कि प्लूटो और उसके आगे जाना है, इम्पॉसिबल विद टुडेज टेक्नोलॉजी। मतलब इंसान के 40-50 साल ही खत्म हो जाएंगे उसमें। तो आपको लैटरल थिंकिंग करनी पड़ेगी, नई सोच के साथ जाना पड़ेगा, और कुछ बिल्कुल ही नया बनाना पड़ेगा जो आज आपके पास नहीं है। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जो एक सितारे से दूसरे सितारे की यात्रा करने में इंसान की मदद करे? इलॉन मस्क तो बोल ही रहे हैं कि भैया हमको तो मार्स को पॉपुलेट करना है। मार्स तक तो आदमी पहुंच जाएगा, पॉपुलेट कर भी देगा, उसके आगे की यात्रा बहुत भयानक डिफिकल्ट होने वाली। क्यों? एक तो दूरी बहुत ज्यादा, तो आपको मतलब 10-20 साल की यात्रा करनी पड़ जाएगी, और दूसरा सोलर रेडिएशंस। तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे अब इंसान अगले 100-200 सालों में रूबरू होने वाला है। तो ये M81 था, ठीक है, बड़ा खूबसूरत है, यस और नो? अब ये जो आप चमत्कारिक चित्र देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये M63 है, इसको सनफ्लावर गैलेक्सी बोलते हैं। तो सनफ्लावर सिर्फ पृथ्वी पे थोड़े मिलते हैं। अब आप बोलेंगे इस सब में हमारा सन का और हमारी पूरी की पूरी सोलर सिस्टम का अगर यहाँ पे होता तो क्या आकार होता? हमारी मिल्की वे अलग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, अगर आप पूछते कि इसमें हमारा साइज क्या होगा, ये होता हमारा साइज। अब आप खुद सोचिए, पूरा सोलर सिस्टम उस एक डॉट के बराबर होता तो एक्चुअली यूनिवर्स में हम कहाँ हैं? हम कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इन चीजों को स्टडी करके इन पे बात कर पा रहे हैं, यही तो विक्ट्री हमारी। ये सनफ्लावर गैलेक्सी M63 है, और ये 18th सेंचुरी के वैज्ञानिकों का सारा कमाल है कि उन्होंने ब्रह्मांड में ये सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू कर दी। फिर इसके बाद एक पूरा कैटेगराइजेशन हो गया, बार्ड स्पाइरल, इररेगुलर स्पाइरल, पिक्यूलियर, एलिप्टिकल, लेंटिकुलर, इस तरह की गैलेक्सीज होती हैं। ये वैज्ञानिकों ने ढूंढ के हमें बता दिया कि भैया गैलेक्सीज के इतने सारे प्रकार होते हैं, यस और नो? समझ में आया? तो कितने लोग आप में से इन सब चीज़ों को देख के बिल्कुल एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ यार, ये बहुत ही शानदार चीज़ है और ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी इंटेलेक्चुअली बहुत एक्साइट करती हैं। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का क्या प्रकार है, जरा मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा, मिल्की वे किस प्रकार की गैलेक्सी है। तो ये अलग अलग चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी खूबसूरती को आप देखेंगे। हबल ने अपने 30वें जन्मदिन पर जो तोहफा कैप्चर किया, कॉस्मिक रीफ, ये कॉस्मिक रीफ जो है
ये बेसिकली किसी डीप ओशन के कोने में होता है, उस तरह का एक चित्र इसने निकाल के लाया। और हबल वाइड फील्ड कैमरा से ये बेसिकली हबल का 30th एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेशन था। आगे चलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग पर। अब इसके ऊपर सवाल बने हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। मैं आपको पहले सरल भाषा में बता देता हूं और उसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको पढ़ लेंगे। आप लोग सारे के सारे डाउनलोड कर रहे हैं ना भैया, पीडीएफ्स आपके लिए बड़ी मेहनत से बन रहे हैं, तो डाउनलोड करें, अपनी पूरी लाइब्रेरी तैयार कर लें, एक नोटबुक भी बना लें, पीटीज आईएएस एकेडमी नॉलेज लेक्चर सीरीज। ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती क्या है? मान लीजिए दो गैलेक्सीज बिल्कुल आमने सामने हैं, ऐसी बीच में दूरी बहुत है, लेकिन हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट में एक गैलेक्सी है या 4-5 गैलेक्सीज हैं, और उनके ठीक आगे, काफी आगे और 2-3 गैलेक्सीज हैं, तो हमारी लाइन ऑफ साइट में सीधे आ रहे हैं। अब क्या होता है कि जो पहले सेट ऑफ गैलेक्सीज हैं वो पीछे से आने वाली गैलेक्सीज का जो प्रकाश है उसको मोड़ देता है। इट इज अ रिमार्केबल डिस्कवरी दैट ह्यूज मास objects with a huge mass can actually bend light around them। अब उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, हम पृथ्वी पे यहां बैठे हैं, हमें ये गैलेक्सीज दिख रही हैं, इनके पीछे वाली तो हमें कभी दिखती भी नहीं। इन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा परोपकार कर दिया, इन्होंने पीछे से आने वालों की लाइट को ऐसा बेंड किया कि अब वो हमें दिख रही है। तो वैज्ञानिक अब जो भी चीज आकाश में देखते हैं उनको पता है कि हो सकता है ये यहां हो ही नहीं, और इसके रास्ते में एक बड़ा पिंड है जिसने लाइट को मोड़ा है, तो वो लाइट को कागज पे वैसा मोड़ के ये पता करते हैं कि एक्चुअली ये यूनिवर्स में कहां होगा। दिस इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स इज अ मिस्टीरियस प्लेस। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैपेंस व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर लाइक अ गैलेक्सी creates a gravitational field so strong that it distorts and magnifies the light from objects behind it। सेम लाइन ऑफ साइट में हम यहां पर बैठे हैं, ये हमारी लाइन ऑफ साइट में ये बड़ी बड़ी सामने गैलेक्सीज और स्टार्स हैं, तो जो पीछे की गैलेक्सी से लाइट आ रही थी उसको इसने मोड़ दिया। उसका फायदा हुआ कि ये मुड़ी हुई लाइट के फोटॉन्स हम तक आ गए, तो हमें पीछे की चीजें दिख रही हैं, नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पूरा नीचे चेसबोर्ड जैसा घुमावदार जो बना हुआ है ये क्या है? ये चीज क्या है, जल्दी बताइए। ये एक बड़ा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार इसके बारे में बात की थी। तो ये चौकड़ी चौकड़ी बना हुआ ये दरअसल क्या है, और वाकई में ग्रेविटी जैसा कोई फोर्स होता है क्या? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत टफ तो नहीं हो रहा है, सरल भाषा में बता रहा हूं। और क्या करें यार, एग्जाम का सिलेबस है तो पढ़ना तो पड़ेगा गुरु, और सवाल तो आते हैं, आप बच के भाग नहीं पाओगे इससे। When two objects are perfectly aligned along the line of sight, तो the gravitational field of the nearer object bends the light of the background object। अब उससे बहुत सारे इफेक्ट्स पैदा होते हैं। क्या? पीछे वाले ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस दिखने लगती हैं और उसकी ब्राइटनेस बढ़ बढ़ के दिखाई देती है। तो पृथ्वी पर बैठे हुए वैज्ञानिकों को यह अक्ल आ गई पिछले 50 साल में कि ये तो आंखों का धोखा है, सब माया है, मिथ्या है। तो वो उसमें नहीं, वो त्याग पत्र दे के झोला उठा के हिमालय नहीं जाते हैं, वो एडजस्टमेंट करके उसकी ब्राइटनेस को कम करके नोट करते हैं, उसकी सही लोकेशन नोट करते हैं। विज्ञान में ये करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपेंशन रेट एंड ज्योमेट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऐसी होती है। HST ने बहुत मदद की है सीखने में। उसके बाद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की परिभाषा यहां दी हुई है। डार्क मैटर के बारे में कहा जाता है कि यह केवल ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, एमिट नहीं करता, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है लाइट को, और इस वजह से डार्क मैटर को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो उसको डार्क मैटर कहते हैं। डार्क एनर्जी, हबल ने जितना भी एक्सपांशन रेट यूनिवर्स का स्टडी किया तो उसको पता चला कि इसकी तो स्पीड बढ़ती जा रही है एक्सपांशन की, और ये केवल डार्क एनर्जी की वजह से पॉसिबल है, जो और धक्का दे रही है यूनिवर्स को बाहर निकालने के लिए ग्रेविटी से उल्टी। तो डार्क एनर्जी ग्रेविटी का उल्टा होता है। ये तीन चीजें अच्छे से याद रखिएगा, कहीं पूछ सकते हैं। क्या लगता है आपको ये कहाँ का चित्र होगा? मैंने सोचा लगे हाथ तो थोड़ा आपका करंट अफेयर भी जज कर लूँ यार। बोलो भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आगे का प्लान भी बनाया है कि यहाँ जाना है। 2028-30 में नासा जाने वाला है। तो दिस इज नथिंग बट वीनस, ये शुक्र ग्रह है। और यहाँ पर सबसे पहले सोवियत संघ ने 1970 में एक पूरा स्पेसक्राफ्ट उतार दिया था, जो उतरने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर में जल के राख हो गया था, लेकिन उसके पहले वो चित्र भेज चुका था। ये वीनस की सतह के चित्र हैं, दिख रहा है आपको, और वो नीचे स्पेसक्राफ्ट दिख रहा है, ये सोवियत संघ का स्पेसक्राफ्ट था।
और वीनस जो है हेल है हमारे सोलर सिस्टम का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप में बहुत मजा आया और एक सेंस ऑफ मार्वल एंड वंडर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मन में बना। लेकिन अब इससे हमारा पेट भरा नहीं है। इंसान और होमो सेपियंस की ताकत ही ये है कि हम हमेशा भी कीप पुशिंग दी एनवेलप, और नया और नया और नया। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बिग बैंग के टाइम वाली रोशनी को भी पकड़ लें। उस दिशा में अब हबल स्पेस टेलीस्कोप का डैडी आ रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये बेचारा लेट होता जा रहा है और अब पैंडेमिक के चक्कर में और लेट हो गया, लेकिन इस साल निकल जाएगा। जेम्स वेब साहब आपके सामने हैं, ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उनके सम्मान में नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप NGST का नाम जेम्स वेब रख दिया गया। और यही जेम्स वेब आप देख रहे हो ना, बिग बैंग के सिर्फ 20 करोड़ साल बाद तक की रोशनी हमको दिखाने में सक्षम होगा। अब आप कंपैरिजन देखो, यह है हबल और यह है जेम्स वेब। तो हबल का आकार अगर इतना था, इसके सामने एक इंसान का आकार इतना है। हबल भी बहुत बड़ी चीज है ना, उसके सामने एक ह्यूमन बीइंग वुड बी दिस। और ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके अंदर ओवरऑल आपके मिरर्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये एक नया खेल हो जाएगा। आज की तारीख में अगर HST किसी चीज का रेजोल्यूशन ये देता है तो हमारा जेम्स वेब रेजोल्यूशन ये देगा। दिस इज एन अनबिलीवेबल इंप्रूवमेंट इन दी ओरिजिनल। तो भैया आने वाले 5 सालों में ऐसे ऐसे भेद खुलने वाले हैं कि पूछिए मत। तो ये जो जेम्स वेब है, ये एक ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी होने वाला है और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के किए हुए काम में 4 चांद लगाने ऊपर भेजा जा रहा है। यहां मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट याद आया विज्ञान का, लेग्रेंजे पॉइंट्स। कितने लोगों ने लेग्रेंजे पॉइंट्स के बारे में सुना? 3 पॉइंट होते हैं ऐसे या ज्यादा होते हैं? तो कमेंट थ्रेड में हमें बताइए व्हाट आर लेग्रेंजे पॉइंट्स। विकिपीडिया और गूगल से कॉपी पेस्ट करके मत लिखना, थोड़ा अपनी रिसर्च करो, 1-2 लाइन खुद के तरफ से टाइप करो, हिंदी में भी करो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। आप बस पढ़ने आए हो, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज से प्रॉब्लम है, सेशन लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो ना, उससे बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हारे 15 से 20 दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाओ यार, तो जितना ये फैलेगा उतना मजा आएगा। ये फ्री नॉलेज तो फैलता ही जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इंफ्रारेड ऑर्बिटिंग ऑब्जर्वेटरी होगी, यानी ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको जेम्स वेब, इसका वेवलेंथ कवरेज बहुत लंबा होगा, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी और इस वजह से ये बिग बैंग के बहुत करीब पहुंच जाएगा। सबसे पहली गैलेक्सीज जो बनी उसके बारे में हमें बताएगा, डस्ट क्लाउड्स को स्टडी करेगा। ये इसके मिशन गोल्स हैं, देख लीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये मेजर इनोवेशंस हैं। तो भैया हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपको हमारी सारी सर्विसेज अच्छी लग रही हैं तो आप पीटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दी हुई लिंक पर जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे रहा हूं। यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विल ऑफर ऑल ऑफ दीज एडवांटेजेस एक्सेप्ट। बिल्कुल आ सकता है परीक्षा में, किसी ना किसी सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीजों पे बहुत केयरफुली इनको सॉल्व करो, कॉमेंट थ्रेड में उत्तर दो। Scientists observing the universe remain cautious about gravitational lensing. What is it? तो gravitational lensing होती क्या? 1, 2, 3 में से ABCD में से बताओ सही उत्तर क्या है? Which of these statements are incorrect about space exploration and related science? तो ये आपको बताना है इनमें से गलत क्या है। और इस तरह से आपको हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से इनको पढ़िए, ध्यान से इनको सॉल्व कीजिए। समझ में आ गया आपको? पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? और ये रहे आज के हमारे 3 सब्जेक्टिव प्रश्न। The ideas like gravitational lensing, dark matter and dark energy have been discovered in recent years. How have they transformed man's understanding of the universe he inhabits? Analyze critically in simple word. 100% आ सकते हैं इस तरह के प्रश्न, कुछ भी आ सकता है। पूरा पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इनके ऊपर 100, 200, 250 शब्दों में उत्तर लिखना आपकी जिम्मेदारी है। तो बस लिखना शुरू कर दो, देरी किस बात की है। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, हमें बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ हमारे इन प्यारे प्यारे कोर्सेस में जुड़ेंगे, जो पहला है एसएनटी क्रैकर और दूसरा है एसएनटी क्रैकर कॉम्बो। एसएनटी क्रैकर कोर्स में मैं आपको 25 लेक्चर्स कराऊंगा, 1-1 घंटे के होंगे, बिल्कुल एकदम सुपर फाइन प्रीमियम क्वालिटी के, और ये 1 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। जो भी लोग एसएनटी को एज अ टॉपिक पूरा करना चाहते हैं, आप इस कोर्स में अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज हमारे 8 लेक्चर अब पूरे हो गए। अब कल हम लेने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, और उसमें मैं जो सबसे क्रिटिकल डेफिनिशंस होती हैं एकदम फर्स्ट लेवल की, वो कल पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, मोस्ट बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब मंडे से हमारे फिर से सीरीज शुरू होगी, इंडियन इकोनॉमी, एसएनटी एंड एनवायरनमेंट।
तो इंडियन इकोनॉमी में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे बताइए। वैसे मेरा टॉपिक तो तैयार है, लेकिन आपसे सुनेंगे तो और मजा आएगा। प्लस मैंने एक चीज आपको और बोली है कि क्या आप चाहेंगे कि यूपीएससी का आपको हम हफ्ते में रोजाना एक 15 मिनट का सुपर फास्ट कैप्सूल दें रेलेवेंट करंट अफेयर्स का, प्योरली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। अगर हाँ तो बताइए, तो हम वो भी बनाना आपके लिए शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके साथ कल शाम को फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद।